नमस्कार प्रिय मित्रों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रस्तावना टॉपिक की शुरुआत की थी और ये समझा कि प्रस्तावना क्या होती है। आज हम ये जानेंगे कि प्रस्तावना में मुख्य बातें क्या है, आखिर प्रस्तावना में कौन कौन सी मुख्य बातें दी गई हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कि प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या है। देखो, प्रस्तावना की मुख्य बातें। प्रस्तावना में कौन कौन सी मुख्य बातें दी गई है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। देखो, जब हम प्रस्तावना को समझते हैं, प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि भारत में जो सत्ता का स्रोत है वो कौन है, सत्ता का स्रोत क्या है, सत्ता का स्रोत क्या है। ठीक है, साथ ही साथ सत्ता का स्वरूप कैसा है, सत्ता का स्वरूप कैसा है, और सत्ता का उद्देश्य क्या है, अर्थात संविधान का उद्देश्य क्या है, सत्ता का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हम जब प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि भारत में सत्ता का स्रोत क्या है, सत्ता का स्वरूप कैसा है और सत्ता का उद्देश्य क्या है। और इन तीन विषय बिंदुओं के अंतर्गत ही हम संपूर्ण प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं, प्रस्तावना को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कि भारत में सत्ता का स्रोत क्या है, यहां से। ठीक है, चलो देखो, देखो, जब हम प्रस्तावना की रीडिंग करते हैं तो प्रस्तावना के आरंभ में ही इस प्रकार के शब्द दिए गए हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। प्रस्तावना के आरंभ में ये शब्द दिए गए हैं, इसका मतलब कि हमारी प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग जैसे शब्दों से होती है। यदि हम इसके अंत की बात करें कि प्रस्तावना का अंत किन शब्दों के साथ होता है, तो देखो वो कौन कौन से शब्द है, अंगीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित और आत्मार्पित, आत्मार्पित। देखो, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, क्या, स्वीकार करना। और अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना, लागू करना। और आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को सौंपना या भारत देश को सौंपना, अपने देश को सौंपना, देश को सौंपना। तो हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग जैसे शब्दों से, और इसका अंत इन शब्दों के साथ होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान को स्वीकार करने, हमारे संविधान को लागू करने और हमारे संविधान को इस देश को सौंपने का काम किसने किया है, तो हम भारत के लोगों ने किया है। यानी इस संविधान को किसने स्वीकारा, हम भारत के लोगों ने, भारत की जनता ने स्वीकारा। और इसको लागू किसने किया, भारत के लोगों ने लागू किया, किसके ऊपर, अपने ऊपर। ठीक है, और इस देश को सौंपा किसने, भारत के लोगों ने, अर्थात भारत की जनता ने। इसका मतलब यह है कि सत्ता का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग हैं, अर्थात कौन है, भारत की जनता है। कौन है, भारत की जनता। और इस जनता के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं लोक प्रभुता। कौन सा शब्द, लोक प्रभुता। लोक का मतलब जनता और प्रभुता का मतलब मालिक। लेकिन मैं ये आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि लोक प्रभुता शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में लोक प्रभुता जैसा शब्द उल्लेखित नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान जो है लोक प्रभुता को स्वीकार करता है।
लेकिन कुछ लोग इस प्रकार का आक्षेप लगाते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है और जो भारतीय संविधान है उसमें लोक प्रभुता नहीं है। लोक प्रभुता की अवधारणा भारतीय संविधान में नहीं है, इस प्रकार का आक्षेप कुछ लोग लगाते हैं। तो उनमें एक विद्वान है जिनका नाम है केसी वेयर। क्या नाम है? केसी वेयर। केसी वेयर जो है वो संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जब केसी वेयर ने भारतीय संविधान का अध्ययन किया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा, तो उन्होंने ये पाया कि भारतीय संविधान में जो सत्ता का स्रोत है वो जनता है ही नहीं, भारतीय जनता नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग जैसे शब्दों से होती है। तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग जैसे शब्दों से न होकर किससे होनी चाहिए? हम भारत के धनी व शिक्षित लोग। कौन? धनी व शिक्षित लोग, ऐसा केसी वेयर कहते हैं। केसी वेयर क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत इन शब्दों के साथ होनी चाहिए। कौन कह रहे हैं? इनका नाम है केसी वेयर। केसी वेयर। अब देखो केसी वेयर ऐसा क्यों कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। केसी वेयर ने इसके संदर्भ में अपना तर्क दिया है और केसी वेयर ने यह कहा कि आप मुझे ये बताए कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो देखो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है? हमारी संविधान सभा ने। किसने किया है? संविधान सभा ने। संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना। इसके तहत क्या हुआ है? संविधान सभा का गठन हुआ है। और कैबिनेट मिशन योजना में यह प्रावधान था कि संविधान सभा का गठन भारत के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रांतीय विधान मंडलों के द्वारा किया जाएगा। और किसके आधार पर? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किसका गठन किया जाएगा? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भारतीय जनता भाग नहीं ले रही है। तो प्रश्न है भाग कौन ले रहा है? तो भाग ले रहे हैं प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं। प्रांतीय विधानमंडल उस समय प्रांत हुआ करते थे, जैसे पंजाब प्रांत, संयुक्त प्रांत, बंगाल प्रांत, इस प्रकार के प्रांत हुआ करते थे। तो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। और उसका आधार क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आधार क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। अब यदि हम बात करें तो प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य थे उनका चुनाव किस प्रकार से होता था? तो मैं ये आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि उस दौरान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान नहीं था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जिसकी आयु 18 वर्ष है, इस प्रकार का प्रावधान है कि जिसकी आयु 18 वर्ष है, आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष, तो 18 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं, 18 वर्ष के आयु से ऊपर के जो भी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं। ठीक है, तो उस दौरान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान नहीं था। इसका मतलब यह है कि प्रांतीय विधानमंडल के जब चुनाव होते थे तो उस चुनाव में फिर भाग कौन लेता था? कौन लोग भाग लेते थे? तो इसके लिए दो आधार थे।
अंग्रेजों ने इसके लिए क्या किया था, इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में वही लोग भाग लेंगे जिनके पास संपत्ति है। क्या है? जिनके पास संपत्ति है। और संपत्ति भी क्या, एक निश्चित वार्षिक आय के रूप में होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक आधार था शिक्षा, यानी वो लोग क्या होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए। और शिक्षित भी किस प्रकार से होने चाहिए, तो इसके लिए अंग्रेजों ने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी थी कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की हो। आधार भी क्या रख दिया शिक्षा के लिए कि अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों के द्वारा उन्होंने शिक्षा प्राप्त की हो। तो इसका मतलब जिनके पास एक निश्चित वार्षिक आय होती थी वो लोग होते थे धनी। कौन होते थे? धनी। और जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं से वो होते थे शिक्षित लोग। कौन होते थे? शिक्षित लोग। एक मिनट दोस्तों, कौन होते थे? शिक्षित लोग। और यदि उस दौरान की स्थिति के बारे में हम बात करें तो ये जो धनी लोग थे और जो शिक्षित लोग थे वो संपूर्ण जनसंख्या का कितना थे? सिर्फ और सिर्फ 10% लोग। संपूर्ण जनसंख्या का 10% लोग ही क्या थे? धनी और शिक्षित थे। इसका मतलब ये जो 10% लोग थे वही प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लेते थे, वही मतदान करते थे और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को चुनते थे। इसका मतलब कि ये जो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य हैं वही क्या कर रहे हैं? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं। इसीलिए केसीवेर ने ये कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग जैसे शब्दों से ना होकर किससे होनी चाहिए? हम भारत के धनी व शिक्षित लोग जैसे शब्दों से होनी चाहिए। इस प्रकार केसीवेर अपना तर्क दे रहे हैं। लेकिन क्या ये तर्क सही है? अब हमारा भी एक मत होना चाहिए और हमारा मत क्या है उसको भी हम समझते हैं। देखो, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो, अब देखो, अब हम अपना मत देते हैं और केसीवेर के द्वारा जो कहा गया है, जो तर्क दिए गए हैं उनका हम खंडन करते हैं। केसीवेर क्या कह रहे थे कि भारतीय संविधान में लोक प्रभुता नहीं है। लोक प्रभुता क्या है? सिर्फ एक भ्रम है। ऐसा कौन कह रहे हैं? केसीवेर। ठीक है, तो हमारा मत क्या होना चाहिए इसको हम समझते हैं। देखो, पहला तर्क ये है कि यदि हम 1952 की बात करें तो 1952 में क्या हुआ? पहला आम चुनाव हुआ। क्या हुआ? पहला आम चुनाव हुआ। आम चुनाव का मतलब कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव, उसको कहते हैं आम चुनाव। तो 1952 में पहला आम चुनाव हुआ और इस आम चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने भाग लिया। और इस चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्य क्या थे? उम्मीदवार थे। क्या थे? उम्मीदवार थे। तो जब इस चुनाव का रिजल्ट आया, इस चुनाव का परिणाम आया, तो हुआ ये कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने, यदि हम कुछ लोगों को छोड़ दें तो संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने भारी बहुमत से, किससे? भारी बहुमत से जीत हासिल की। क्या की? जीत हासिल की। इससे ये स्पष्ट होता है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे जिन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की है वो तो जनता के प्रतिनिधि थे। इसका मतलब संविधान सभा के जो सदस्य थे वो क्या थे? जनता के प्रतिनिधि थे। इसका मतलब कि वो लोकप्रिय थे और इससे उनकी जो लोकप्रियता है वो प्रदर्शित होती है। और यदि उस दौरान चुनाव करवाए जाते, यदि जब संविधान सभा का गठन हो रहा था और उस दौरान भी चुनाव करवाए जाते तो भी यही लोग चुनकर आने वाले थे।
ठीक है, तो ये स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में लोक प्रभुता नहीं है। पहला तर्क ये है। ठीक है, चलो दूसरा तर्क क्या है, देखो दूसरा तर्क ये है कि भारत में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत में क्या है, लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र है। और भारत में लोकतंत्र है, इसका मतलब यह है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष, स्वतंत्र व निष्पक्ष, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग भी है। क्या है, चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग भी है। साथ ही साथ लोकतंत्र होने का मतलब यह है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान भी है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन। इसका मतलब शासन कौन कर रही है, जनता कर रही है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान भी था, सॉरी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान भी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। और साथ ही साथ नियतकालिक चुनाव भी होते हैं। नियतकालिक चुनाव भी होते हैं। नियतकालिक चुनाव भी होते हैं। ठीक है, यानी निश्चित समय में क्या होते हैं, एक निश्चित समय में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। जैसे अभी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक नियतकालिक चुनाव की भी व्यवस्था है। ठीक है, तो भारत में क्या है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन है। किसका शासन है, जनता का शासन है। ठीक है, और जनता का शासन होने का मतलब यह है कि भारत में फिर क्या है, लोक प्रभुता भी है। भारतीय संविधान में लोक प्रभुता भी है। ठीक है, तो भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग भी है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान भी है। इस प्रकार की व्यवस्था भी भारत में है। और नियतकालिक चुनाव की भी व्यवस्था है। इसका मतलब इन दो आधारों के अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं कि केसीवेर ने जो कहा है वो सही नहीं कहा। ठीक है, केसीवेर द्वारा इस प्रकार का जो आक्षेप लगाया जाता है कि भारतीय संविधान में क्या नहीं है, लोक प्रभुता नहीं है, तो वो आक्षेप सही नहीं है। और हमने ये समझा कि सही क्यों नहीं है, और दो प्रकार के मतों के आधार पर हमने बात की। ठीक है, चलो ये हमने समझ लिया। तो भारत में सत्ता का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता है, ये हमने समझा। अब हम बात करेंगे कि भारत में सत्ता का स्वरूप किस प्रकार से है। ठीक है, देखो सत्ता का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप देखो, जब हम प्रस्तावना की रीडिंग करते हैं तब आपने देखा होगा कि प्रस्तावना में इस प्रकार के शब्द दिए गए हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इस प्रकार के शब्द हमारी प्रस्तावना में दिए गए हैं। आप क्या करेंगे, प्रस्तावना का अध्ययन कीजिएगा। आप जो है वो प्रस्तावना को पढ़े तो आपको इस प्रकार के शब्द दिए गए हैं। ठीक है, चलो अब देखो, इसका मतलब कि भारत जो है वो एक संप्रभु राष्ट्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के स्थान पर हम संप्रभुता शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब भारत क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, भारत एक समाजवादी देश है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और भारत एक गणराज्य है। इसका मतलब इस प्रकार का स्वरूप है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं
कहाँ से? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये शब्द क्या है इसको समझते हैं, फिर एक एक करके सभी शब्दों को समझेंगे। ठीक है, चलो देखो। पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं संप्रभुता। कौन सा शब्द? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या है? देखो, संप्रभुता का मतलब यह है कि भारत जो है वो अपने आंतरिक और जो बाह्य मामले हैं, कौन से मामले? बाह्य मामले। उन मामलों में भारत स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकता है, किसी का भी दबाव नहीं है और कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। इसका मतलब भारत के जो आंतरिक मामले हैं और जो बाह्य मामले हैं उनमें भारत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यदि हम बात करें आंतरिक मामले, तो आंतरिक मामले क्या है? देखो, आंतरिक मामले कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे भारत में राजनीतिक जो व्यवस्था अर्थात भारत में जो राजनीतिक नीतियां हैं उसे किस प्रकार से तय किया जाएगा, उनको कैसे तय किया जाएगा, ये कौन तय करेगा? ये भारत तय करेगा। साथ ही साथ भारत में जो सामाजिक जो नीतियां हैं, सामाजिक नीतियां, ये भी भारत स्वयं तय करेगा। और जो आर्थिक नीतियां हैं, कौन सी? आर्थिक नीतियां, ये भी भारत स्वयं तय करेगा। यानी कि भारत के जो आंतरिक मामले हैं उनमें भारत स्वतंत्र निर्णय लेगा। भारत की जो राजनीतिक नीतियां हैं वो किस प्रकार से तय की जाएगी, इनके बारे में निर्णय कौन लेगा? भारत लेगा। कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, सामाजिक नीतियां किस प्रकार से होगी, महिलाओं के हितों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे मातृत्व वंदना योजना के तहत महिलाओं के पोषण हेतु कितनी राशि आवंटित की जाएगी, ये भी कौन तय करेगा? भारत तय करेगा। आर्थिक नीतियां जैसे आयकर की दर क्या होगी, जीएसटी की दर क्या होगी, और विभिन्न वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में किस प्रकार से रखा जाएगा, ये सब कौन तय करेगा? तो भारत तय करेगा। यानी आंतरिक जो मामले हैं उनमें निर्णय कौन लेगा? भारत लेगा। और बाह्य मामले की बात करें तो बाह्य मामले जो है इसका देखो, एक बार देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। यदि हम बाह्य मामलों की बात करें तो इसका मतलब है कि भारत जो है अपनी विदेश नीति का संचालन स्वतंत्र होकर करेगा। भारत क्या करेगा? अपनी विदेश जो नीति है उसका संचालन स्वतंत्र रूप से करेगा। भारत अपनी विदेश नीति का संचालन, किसका संचालन? विदेश नीति का संचालन स्वतंत्र रूप से करेगा। ठीक है, कि भारत के मित्र राष्ट्र कौन होंगे ये भी भारत स्वयं तय करेगा। भारत के शत्रु राष्ट्र कौन होंगे ये भारत तय करेगा। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ लिख लो, मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र कौन तय करेगा? भारत तय करेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक हमें समझ में आता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है कि जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन था भारत में, जब अंग्रेजों का शासन था, किसका शासन? अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन। क्या तब भारत एक संप्रभु राष्ट्र था? तो उस दौरान भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था। भारत के अंदर जो आंतरिक मामले हैं, भारत के जो आंतरिक मामले हैं और जो भारत के बाह्य मामले हैं उनके बारे में डिसीजन कौन लेता था? तो उनके बारे में डिसीजन कौन लेते थे? अंग्रेज लेते थे। कौन लेते थे? अंग्रेज लेते थे। ठीक है, तो उस दौरान भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था। इतना हमको समझ में आता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि संप्रभुता का जो आदर्श है
वो भूमंडलीकरण के दौर में अप्रासंगिक हो गया है। वर्तमान समय में कौन सा दौर है? भूमंडलीकरण का दौर है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि प्रस्तावना में जो संप्रभुता का आदर्श दिया गया है वो अप्रासंगिक हो गया है। क्या हो गया है? अप्रासंगिक। अप्रासंगिक हो गया है। ऐसा वो क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं। देखो, यदि हम बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में क्या हुआ है कि कुछ इस प्रकार के मुद्दे उभर कर आए हैं जो वैश्विक मुद्दे हैं। क्या है? वैश्विक मुद्दे हैं। मैं आपको समझा रहा हूं कि इस प्रकार क्यों कहते हैं। ठीक है, देखो, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो वैश्विक मुद्दे हैं। ठीक है, जैसे पर्यावरण का मुद्दा। ठीक है, चलो, जैसे आतंकवाद का मुद्दा। चलो, ये भी ठीक है, आतंकवाद का मुद्दा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई भी देश स्वतंत्र होकर क्या नहीं ले सकता? डिसीजन नहीं ले सकता, निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि इसके लिए सामूहिक रूप से, किससे? सामूहिक रूप से निर्णय लेने होंगे। सामूहिक रूप से निर्णय लेने होंगे। जिससे आपको पता है कि पर्यावरण से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, और उस वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो काफ़ी खतरनाक समस्या है। ठीक है, यदि हम बात करें तो किस प्रकार से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, और उस वजह से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर आती है, और उस वजह से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये भी एक पर्यावरणीय समस्या है। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम बात करें आतंकवाद की, तो आतंकवाद जो है वो एक वैश्विक समस्या है। क्या है? एक वैश्विक समस्या है। तो कोई भी देश इन पर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। उसके लिए क्या करना होगा कि सामूहिक रूप से निर्णय लेने होंगे और सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे, ताकि ये जो समस्याएं हैं इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। आप सभी को पता है कि पर्यावरण से संबंधित कई प्रकार के संगठन बनाए गए हैं, कई प्रकार के सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, कई प्रकार के प्रोटोकॉल है। और आतंकवाद भी क्या है? एक वैश्विक समस्या है। इससे संबंधित भी कुछ संगठन बनाए गए हैं ताकि आतंकवाद को समाप्त किया जा सके। और इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना होगा? वैश्विक स्तर पर पहल करनी होगी। सभी देशों को क्या करना होगा? एकजुट होकर प्रयास करना होगा, तभी इन समस्याओं का समाधान संभव है। तो होता क्या है कि जब देश सामूहिक रूप से डिसीजन लेते हैं और कुछ मानक निर्धारित करते हैं और कुछ शर्तें निर्धारित करते हैं, तो उन शर्तों का अनुपालन सभी सदस्य देशों को करना होता है। और जब सभी सदस्य देशों को अनुपालन करना होगा, इसका मतलब यह है कि वो संप्रभु राष्ट्र नहीं रहे। अब वो अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार से कुछ विद्वानों का ये कहना है। ठीक है, चलो अब हम आगे और देखते हैं। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, चलो ये सेकंड पॉइंट है। अब देखो, जैसे कुछ वैश्विक संस्थाएं हैं, जैसे WTO है, ठीक है, जैसे IMF है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, ये क्या है? ये वैश्विक संस्थाएं हैं, और भारत भी इनका क्या है? सदस्य है। भारत भी इन संस्थाओं का क्या है? सदस्य है।
अब ये जो संस्थाएं हैं वो क्या करती है कि अपने सदस्यी देशों की जो नीतियां हैं, जो आर्थिक नीतियां हैं, उनको प्रभावित करती है। इसका मतलब कि जो आर्थिक नीतियां तय की जानी चाहिए उनको लेकर कोई भी देश स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता। तो ये जो संस्थाएं हैं उन सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों को क्या करती है, प्रभावित करती है। यदि हम बात करें 1991 की, तो भारत में क्या आया, एलपीजी सिस्टम आया। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये क्यों आया, तो ये आया इसलिए क्योंकि उस दौरान भारत की जो स्थिति थी वो आर्थिक रूप से कमजोर थी और भारत पर आर्थिक संकट था। इस वजह से भारत ने क्या किया कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी जो संस्थाएं हैं उनसे आर्थिक मदद मांगी। और जब भारत ने आर्थिक मदद मांगी तो इन संस्थाओं ने क्या किया कि कुछ शर्तों के साथ, कुछ शर्तों के साथ भारत की आर्थिक मदद की। अब उन शर्तों का अनुपालन करने का मतलब यह है कि भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं रहा, भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं रहा। लेकिन क्या यह सही है कि भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं है? अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और निष्कर्ष क्या है, ठीक है, इस पर बात करते हैं। तो देखो, निष्कर्ष यह है कि अधिकांशतः मामलों में भारत संप्रभु राष्ट्र है। यदि कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए, जैसे पर्यावरण का मुद्दा, ठीक है, जैसे आतंकवाद का मुद्दा, तो इन मुद्दों को छोड़कर भारत अधिकांश मामलों में संप्रभु राष्ट्र है। रही बात भारत की कि भारत इन संस्थाओं का सदस्य है, तो भारत ने इन संस्थाओं की जो सदस्यता है वो स्वेच्छा से ग्रहण की है, क्योंकि इससे भारत का क्या होता है, राष्ट्रीय हित पूरा होता है। क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय हित पूरा होता है। ठीक है, भारत का क्या होता है, राष्ट्रीय हित पूरा होता है। आपको पता है किस प्रकार से राष्ट्रीय हित पूरा हुआ था 1991 में? ठीक है, तो यदि इन संस्थाओं के कारण भारत का राष्ट्रीय हित प्रभावित होता है तो भारत इन संस्थाओं की सदस्यता को छोड़ सकता है। और जब भारत इन संस्थाओं की सदस्यता को छोड़ देगा तो इनके द्वारा जो शर्तें लागू की जाती है वो शर्तें भारत के लिए मान्य नहीं होगी, भारत इन शर्तों का अनुपालन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अब भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसका मतलब कि अधिकांश मामलों में भारत क्या है, तो इसका निष्कर्ष यह है कि अधिकांशतः भारत जो है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, एक संप्रभु राष्ट्र है। ये कंक्लूजन है। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। हमने आज की कक्षा में क्या समझा कि क्या है भारत में सत्ता का स्रोत क्या है और सत्ता का स्वरूप किस प्रकार से है। तो सत्ता के स्वरूप के अंतर्गत हमने संप्रभुता शब्द को परिभाषित किया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम समाजवादी शब्द को परिभाषित करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।